हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है, जिनके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। So essential elements of a contract are the basic conditions that must be fulfilled to make an agreement legally valid and enforceable by law. तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ताकि वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, लॉ भी माने कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो वो बेसिक कंडीशंस हमें फुलफिल करनी है। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले उसकी कंडीशन आती है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, क्या वो पर्सन केपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो वो केपेबल कैसे बनेगा? फर्स्ट इज वो पर्सन मेजर होना चाहिए। सेकंड इज वो साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड इज वो किसी भी प्रकार से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सेकंड मेन एलिमेंट होता है फ्री कंसेंट। इसका मतलब है जब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसमें उसकी फ्री मतलब एक तरीके से उसमें उसकी सहमति है, उसने अपनी सहमति दी है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी प्रकार की जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस में आकर नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रॉड के द्वारा बना है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थर्ड इसका एसेंशियल एलिमेंट आता है लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो हम इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब है टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पार्टीज क्या कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। अब कॉम्पिटेंट कौन है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग? सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि हर पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जिसने अपनी मेजॉरिटी एज को प्राप्त कर लिया है, मतलब जो मेजर एज का हो गया है, विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड का है। अब वो क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और किसी भी प्रकार से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सेक्शन 11 ने क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट कब बन जाएगा? जब उसमें ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी। इज अ मेजर, एज ऑफ साउंड माइंड, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ठीक है। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? इंडिया द एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। तो एज ऑफ मेजॉरिटी इंडिया में है 18 ईयर्स, जो कि है दैट इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंडर। ठीक है। अब लॉ क्या है रिलेटेड टू माइनर्स अग्रीमेंट। मतलब अगर कोई पर्सन 18 साल से कम उम्र का है तो उसे एज अ माइनर माना जाएगा। एंड जिसने अपने 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है, मतलब जो जब पर्सन 18 साल का हो जाता है उसके 18th बर्थडे पर वो एक मेजर पर्सन बन जाता है। अब वो एक माइनर नहीं रहा, अब वो एक मेजर पर्सन बन चुका है। तो माइनर अगर हमने एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो मेजर एज का नहीं है, ठीक है, मतलब जिसने अभी 18 साल की उम्र में जो नहीं गया है, 18 साल से वो कम उम्र का है, तो उसमें कौन कौन से लॉ रिलेट करेंगे उस माइनर के साथ? सबसे पहले माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अगर हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो शुरू से ही वो बिगिनिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसको माना जाएगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। Even if both parties agreed happily, it still holds no legal value. अगर दोनों की दोनों पार्टी, जैसे मैंने एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पर्सन की एज थी 17 साल, लेकिन वो चाहे उसमें मेरी भी सहमति थी उसकी भी सहमति थी, परंतु क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। If a 17-year-old buys a bike on EMI, the agreement is void. एक 17 साल के लड़के ने एक बाइक खरीदी EMI पर, बाद में वो कहता है कि मैं उसकी EMI की पेमेंट नहीं करना चाहता, तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है उसकी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक माइनर के साथ हुआ है। नेक्स्ट है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर कोई पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जब वो 18 साल से कम उम्र की था, अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जो पर्सन है वो मेजर हो गया है, तो इसमें भी कोई रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ए माइनर कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी। ठीक है। जैसे कि एक्स ने बोरो किए थे 5,000 रुपए 17 साल की उम्र में। जब एक्स 17 साल का था तब उसने बाई से 5,000 रुपए उधार लिए थे।
जब 18 साल का वो हो गया, ही प्रोमिसेस टू रीपे, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी अमाउंट को रीपे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो रीपे नहीं भी करता है तो भी उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था जब एक्स मेजर माइनर था। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर एक बेनिफिशियरी हो सकता है। इसका मतलब है माना कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन उसको कुछ फायदा पहुंचाना चाहता है तो उसको फायदा पहुंचा सकता है। माइनर कैन रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ए ने बी को 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया कुछ, तो ये वैलिड है, ये माइनर के फेवर में। ऐसा नहीं कह सकते कि बी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि बी माइनर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर एक बेनिफिशियरी हो सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, जो माइनर है वो हमेशा इस बात के लिए प्ली कर सकता है कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब मैं माइनर था, तो अब मैं क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करूं। इवन इफ माइनर लाइज अबाउट एज, ही कैन स्टिल से ही वाज अ माइनर। जैसे कि एक 17 साल के लड़के ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो कहता है कि मैं 18 साल का हूँ, ठीक है। जब उसने झूठ बोल के हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं 18 साल का हूँ तो मुझे एक लैपटॉप परचेज करना है, बाद में उसकी पेमेंट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो एक माइनर था तो मैं इसकी क्यों पेमेंट करूँ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं था। तो लॉ इस चीज को अलाउ करता है। इसलिए जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो पूरा वेरिफिकेशन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हम बना रहे हैं वो कोई माइनर तो नहीं है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, जो लाइबिलिटी उसकी नेसेसरीज के लिए क्या होगा, माइनर पर्सनली लाइबल तो नहीं होगा बट हिज प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू पे फॉर नेसेसिटीज, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, माइनर के नाम की जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी नेसेसिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज की जा सकती है। देखो, श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज लैपटॉप और ऑनलाइन क्लासेस ऑफ 70,000 रुपीज। श्रुति एक माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसने 70,000 रुपए का एक लैपटॉप ऑनलाइन क्लासेस के लिए खरीद लिया था ऑन क्रेडिट, उधार पर, बट हर एसेट्स कुड पे ओनली 20,000 रुपीज। अब उसके पास जो एसेट्स थी उस वो पे कर सकती थी ओनली 20,000 रुपीज। अब जो शॉपकीपर है वो श्रुति को पर्सनली लाइबल तो नहीं मान सकता, लेकिन अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है उसकी पर्सनल एसेट्स को सेल करके, थ्रू हर एसेट्स इन अशेंस अप टू 20,000 रुपीज। लेकिन उसके पास जो एसेट थी, मान के चलते हैं कि श्रुति के पास एक फोन था, उसने उसका फोन लिया, उस शॉपकीपर ने उसे बेच दिया, उसे 20,000 रुपए उसके लैपटॉप के मिल गए, लेकिन फिर भी जो 50,000 रुपए बचते हैं उनके लिए वो श्रुति को लायबल नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अगर माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके गार्जियन के द्वारा किया जा रहा है, जो उसके संरक्षक हैं या जो उसके पेरेंट्स हैं या फिर कोई और उसका गार्जियन है, तो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर फॉर माइनर बेनिफिट ये किया जा सकता है माइनर के बेनिफिट के लिए। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन बिहाफ ऑफ ए माइनर नॉट वैलिड, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मेड बनाए जाएंगे गार्जियन के द्वारा एक माइनर के बिहाफ पर वो वैलिड नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस, द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जो माइनर के जो गार्जियन है ना, वो माइनर को एक प्रकार से एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकते हैं जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए बनाया गया है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। लेकिन अब मान के चलते हैं कि एक 17 साल का बच्चा था, तो कोर्ट ने क्या किया, उसके 17 साल के बच्चे के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो कोर्ट ने क्या किया, उस बच्चे की आगे के फ्यूचर के लिए कोर्ट ने एक गार्जियन उसके लिए सर्टिफाइड कर दिया माइनर का, विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, ताकि वो माइनर्स की प्रॉपर्टी को सेल कर सके। अब ये माइनर के फ्यूचर के लिए हो रहा है, माइनर के अच्छे के लिए हो रहा है, तो अगर वो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड गार्जियन है, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, तब वो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, मे बी इन्फोर्स्ड बाय ईदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट विल नॉट फोर्स अ माइनर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कभी भी एक माइनर को फोर्स नहीं करती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। इफ 16-year-old promises to sell land, कोर्ट विल नॉट फोर्स हिम लेटर। एक 16 साल के बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी जो लैंड है वो बेचना चाहता हूँ किसी पर्सन के साथ, ठीक है। अब बाद में वो मना कर देता है कि मैं नहीं बेच रहा हूँ, तो बाद में जो कोर्ट है वो उसको फोर्स नहीं कर सकती है कि अब तुम्हें अपनी लैंड सेल करनी ही पड़ेगी। No insolvency, as minor cannot contract debts, he cannot be declared insolvent। एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को दिवालिया नहीं ठहराया जा सकता। 17 साल के बच्चे ने किसी से 10 लाख रुपए उधार पर ले रखे थे, लेकिन अब उसके पास उसे पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसे एक बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता। पार्टनरशिप, माइनर कांट बी अ फुल पार्टनर। पार्टनरशिप में जो माइनर है वो एक फुल पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो इस एक शर्त पर ही पार्टनर बन सकता है कि जितने भी प्रॉफिट होंगे प्रॉफिट में उसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में लॉसेस होते हैं तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ए फर्म अलाउ 17-year-old टू रिसीव प्रॉफिट्स। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एक एजेंट हो सकता है, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट नॉट पर्सनली लायबल।
जैसे कि ए माइनर डिलीवर्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए डीलर एक्स वैलिड बट द माइनर वोंट बी लायबल इफ लॉस अकर्स। माइनर ने क्या किया, वो डिलीवर करता है गुड्स को, एक्स डीलर है, एक्स डीलर के यहाँ पर वो एक जॉब करता है, तो वहां पर वो उसके बिहाफ पर डिलीवर करता है गुड्स को, ठीक है, वैलिड है। बट द माइनर वोंट बी लाइबल इफ लॉस अकर्स, अगर वहां पर कोई भी लॉस होता है तो वहां पर उसके लिए एक माइनर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट या गार्जियन, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन, जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद का होता है, उसके लिए पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वो एक पार्टी नहीं है। ए माइनर बोरोज मनी विदाउट परमिशन, पेरेंट्स नॉट लाइबल। माइनर ने क्या किया, पैसे उधार ले लिए किसी से 10,000 रुपए, अपने पेरेंट्स से भी उसने परमिशन नहीं ली, तो बाद में ऐसा नहीं है कि चलो माइनर तो पैसे पे नहीं कर रहा, उसके पेरेंट्स से मांग लेते हैं, उसके पेरेंट्स लायबल नहीं होंगे उन पैसों को पे करने के लिए। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो माइनर एंड अडल्ट के बीच में बनाया जा रहा है, तो सिचुएशन में क्या होगा, फ्यूचर में जाके माइनर तो लायबल नहीं होगा, लेकिन जो अडल्ट है वो लायबल होगा उस परफॉर्मेंस के लिए। मतलब कि एक हेमंत है जो कि 20 साल का है एंड विजय है जो कि 17 साल का है, दोनों ने मिलकर एक लोन लिया। अब हेमंत तो मेजर है क्योंकि वो 18 साल से ऊपर का है, विजय माइनर है, वो 17 साल का है। ओनली हेमंत विल बी हेल्ड लायबल इन कोर्ट, बाद में जाके वो उस लोन को रीपे नहीं करते तो हेमंत ही लायबल होगा सब चीजों के लिए, क्योंकि वो मेजर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था माइनर के साथ। श्योरिटी फॉर ए माइनर, ए पर्सन कैन बिकम गारंटर फॉर अ माइनर, कोई भी पर्सन एक माइनर के लिए गारंटर बन सकता है एंड ही विल बी लायबल, जैसे कि ए बिकम्स गारंटर फॉर अ 16-year old बॉय लोन इफ माइनर डिफॉल्ट्स ए हैज टू पे। एक 16 साल का बच्चा बैंक में जाता है और वहां पे जाके वो लोन मांगता है। अब क्योंकि बैंक एक माइनर को लोन नहीं दे सकती है, लेकिन वो कहता है कि ये ए नाम के पर्सन है, ये मेरे गारंटर है, ये मेरे बिहाफ पर पेमेंट करेंगे अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो। माइनर ने पेमेंट फ्यूचर में जाके नहीं किया तो बैंक केवल ए को ही जिम्मेदार ठहराएगी। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, माइनर कैन बी लाइएबल फॉर टॉर्ट्स, मतलब अगर माइनर ने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम किया है, लाइक थेफ्ट, फ्रॉड, चोरी किया है या किसी भी प्रकार का धोखा दिया है, बट नॉट इफ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ए माइनर स्टील्स गुड्स फ्रॉम ए शॉप। माइनर ने क्या किया, एक शॉप से चोरी की, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी उसके साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो माइनर है, उसको कोर्ट में स्यू किया जा सकता है। सेकंड हमारी कंडीशन आती है, एक पर्सन को मेजर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कहती है कि जो पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका जो सेक्शन है वो 12 है। ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ ऑल द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। इसका मतलब है जब एक पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस वक्त वो अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए, मतलब उसे पूरी तरीके से वो समझ पा रहा है कि वो बेसिकली वो कर क्या रहा है। वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इसमें क्या लिख रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसे पूरे होश में होना चाहिए वो इंसान, तब वो माना जाएगा कि वो पर्सन एज अ साउंड माइंड है। अब अनसाउंड माइंड पर्सन कैसे होते हैं, जैसे कि कोई लुनेटिक है, कोई पागल है, कोई मेंटली इल है, कोई इडियट है, कोई ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है या ड्रग्ड है। कोई पर्सन है वो लुनेटिक है, मतलब वो थोड़ा मेंटली इल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने होश में नहीं है। कोई पर्सन ड्रंक है, इसने शराब पी हुई है, शराब के नशे में उसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। जैसे कि ए पेशेंट इन अ लुनेटिक सिस्टम, एक पेशेंट है वो अपनी मतलब एक लुनेटिक सिस्टम में वो पागलपन के दौरे में है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, लेकिन ना उसे ऐसे कुछ कुछ कभी कभी वो होश में आ जाता है, कभी कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी कभी वो बिल्कुल ऐसे पागल बन जाता है। तो जब वो होश में आ रहा है, अपने सही होश में आ रहा है, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ऑकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड। कोई पर्सन है जैसे कि हमने अपने एग्जांपल अभी लिया, वो मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी वो अपने पूरे होश में भी आ जाता है, मतलब कभी कभी वो साउंड माइंड में है, तो वो जब साउंड माइंड में है उस वक्त वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता है। लेकिन पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, कोई पर्सन है वो बिल्कुल अच्छे दिमाग का है, बिल्कुल अपने होश में रहता है, लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जैसे कि उसने ड्रिंक कर ली, ड्रग्स ले लिए, उस वक्त वो अपने अनसाउंड माइंड में है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड। तो जब वो अनसाउंड माइंड का है उस वक्त वो एक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकता, ठीक है। तो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अब डिस्क्वालिफाइड पर्सन क्या होते हैं, बैसाइड माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आल्सो अदर पर्सन हु डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा ही डिस्क्वालिफाइड है,
कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो डिस्क्वालिफाइड है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, पार्शियली और होली, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्संस आर वॉइड, इसलिए उन लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, ये पॉलिटिकल स्टेटस से अराइज हो सकती है, कॉर्पोरेट स्टेटस से अराइज हो सकती है, लीगल स्टेटस से। अब ऐसा कैसे होगा, जैसे कि कोई फॉरेन सॉवरेन है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि इंडिया से अलग जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। अगर बनाती भी है तो उनके पास एक इम्यूनिटी होती है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं भी करते हैं तो भी उनके इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो नहीं होगा। तो भी अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉरेन की गवर्नमेंट के साथ बनता है और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं इसकी पेमेंट नहीं करना चाहता, तो उनके फोर्स नहीं किया जा सकता है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो फॉरेन सॉवरेन्स है, उनके पास इम्यूनिटी होती है। लेकिन अगर वो अपनी इम्यूनिटी को वेव कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता हूँ तो मैं भी लॉ के द्वारा क्वालिफाइड हूँ, तब वो सिर्फ और सिर्फ वो तब कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एलियन एनिमी है, किसी कंट्री के साथ हमारी फाइट हुई पड़ी है तो उस कंट्री के लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। कॉर्पोरेशन है, जो कॉर्पोरेशन होते हैं बेसिकली जो कंपनीज होती है वो एक लीगल पर्सन, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती है, तो वो केवल उसी अपने एक हद में रहकर वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो कि उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। कन्विक्ट्स है, अगर कोई पर्सन क्रिमिनल है, उसका दोषी ठहराया जाता है और वो जेल में है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। इंसॉल्वेंट, दिवालिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता।